तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनीज। बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास दो किडनीज होती हैं, और जो हमारी राइट किडनी होती है, ये देखें, ये जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है, जबकि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। अब ये जो हमारी राइट किडनी है ये लोअर क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है, और जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी थोड़ी सी ऊपर होती है। देन आ जाता है हमारे पास कि किडनीज का लेवल क्या होता है, मतलब वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग इनका लेवल क्या होता है। तो ये T12 से लेके L3 तक, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। तो आपसे कोई पूछे कि किडनीज का लेवल क्या होता है वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग, तो आपने बता देना है फ्रॉम T12 टू L3। ये देख सकते हैं ना कि इस लेवल पे हमारी किडनीज होती हैं। देन अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये तो थी ना सिंपल सी बातें। अब हम जाते हैं कि किडनी के अंदर बेसिकली होता क्या है। जब हमने किडनी को कट करके देखा, उसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो अंदर हमें क्या मिला? तो सबसे बाहर जो आपको मिलता है ना किडनी में, वो होता है बेसिकली कैप्सूल। आप कोई भी चीज है ना, उसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम क्या कह देते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो कवरिंग होती है ना, उसको हम कह देते हैं कोर्टेक्स। तो ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया, ये बेसिकली होता है कोर्टेक्स। देन जब आप कोर्टेक्स का आप याद रख लो कि किसी भी चीज की बाहर वाली लेयर को हम क्या कह देते हैं जी? कोर्टेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, और ये किडनी का आ गया हमारे पास कोर्टेक्स। देन कोर्टेक्स से अंदर जो एरिया होता है, ये वाला जो हमारे पास एरिया होता है, इसे हम क्या देते हैं? मेड्यूला। तो मेड्यूला में क्या आ जाता है? मेड्यूला में हमारे पास आगे आगे आ जाते हैं जी रीनल पैरामिड्स। ये हमारे पास होते हैं रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स आगे थोड़ा सा नैरो जो पोर्शन बना रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रीनल पेपिला। देन रेनल रीनल पेपिला बेसिकली क्या होता है? जहां पे हमारा रीनल पायरामिड, ये क्या है? हमारा रीनल पायरामिड है। और ये क्या है? हमारे माइनर कैल्सीज हैं। ये क्या है? हमारे माइनर कैल्सीज हैं। जहां पे ये आपस में मिल रहे होते हैं, उस पोर्शन को हम बेसिकली कह रहे होते हैं रीनल पेपिला। तो ये उसने मतलब डायग्राम में शो भी किया हुआ है, रीनल पेपिला। देन आ गया हमारे पास माइनर कैल्सी, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ये हमारे रीनल पायरामिड्स होते हैं ना, इधर से सारा यूरिन जो हमारा किडनी में बन रहा होता है, यूरिन वो कलेक्ट होके कहाँ पे आ जाता है? रीनल पेपिला में। अब रीनल पेपिला से बेसिकली ये जो यूरिन है, ये इसमें जाता है माइनर कैल्सीज में। ये जो है हमारे पास छोटे छोटे बने हुए, इनको हम कहते हैं माइनर कैल्सीज। ये वाले इस एरिया को हम क्या कह देते हैं? माइनर कैल्सीज। बेसिकली जो सारा यूरिन कलेक्ट हो गया है, वो इधर आ गया माइनर कैल्सीज में। तो देन माइनर कैल्सीज के बाद हमारे पास ये जो पोर्शन होता है, इसको हम कह देते हैं मेजर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में फर्क क्या होता है? कि बेसिकली ये देखो, माइनर कैलिक्स ये है माइनर कैलिक्स, और ये वाला जो है ना, ये है मेजर कैलिक्स। जो माइनर कैलिक्स होता है, ये जो एक पेपिला को ड्रेन कर रहा होगा, ये देखें, ये मैं ब्लैक से ड्रा कर रहा हूँ, ये जो एक कैलिक्स दूसरा पेपिला को ड्रेन कर रहा होगा, यूरिन लेके आ रहा होगा, उसको हम कह देंगे माइनर कैलिक्स। और ये देखो, ये दो मोर देन वन पेपिला को ड्रेन कर रहे हैं ना, ये क्या है? हमारा मेजर कैलिक्स, ये वाला एरिया। तो ये देखो, ये दो पेपिला को क्या कर रहा है? दूसरा ड्रेन कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से हमारा ये जो सारा यूरिन होता है, इस एरिया में आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। और देन रीनल पेल्विस से हमारा यूरिन कहाँ पे चला जाता है? यूरेटर में। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली हमारे पास किडनी में क्या होता है कि सबसे आउटर एरिया कोर्टेक्स। देन इनर हमारे पास आ जाता है जी मेड्यूला। मेड्यूला के बाद दूसरा मेड्यूला में हमारे पास रीनल पायरामिड्स आ जाते हैं, और रीनल पायरामिड्स का ये जो नैरो वाला एरिया होता है, इसे हम कहते हैं रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला जिस चीज में ड्रेन कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? हमारे पास माइनर कैल्सीज। और ये जो जब एक पेपिला ड्रेन कर रहा होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? माइनर कैलिक्स। और ये देखो, जब ज्यादा सारे पेपिला एक ही कैलिक्स में ड्रेन कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? मेजर कैलिक्स। तो ये वाला एरिया बेसिकली, ये जो ब्लैक वाला एरिया देखो, इसमें एक दो तीन तीन पेपिला ड्रेन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं? मेजर कैलिक्स। और ये जो मेजर कैलिक्स बेसिकली जिसमें ड्रेन करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? रीनल पेल्विस। और देन रीनल पेल्विस से ये जो सारा यूरिन है, वो कहाँ चला जाता है? यूरेटर में। ये जो हमने बाकी सारा आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यूरिन बन कैसे रहा होता है। तो ये पढ़ाने का मकसद क्या है? कि आपके पास मतलब कुछ डिजीजेज होती हैं, लाइक दूसरा हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और साथ में क्या कहते हैं, दूसरा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होती है। तो उसमें ये जो मैंने आपको बताया ना कैलिक्स, ये बेसिकली इस शेप के हैं। देखो, इनके ना इस तरह करके कोने बने हुए हैं, ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह करके इनके क्या बने हुए हैं? कोने से बने हुए हैं। लेकिन उन डिजीजेज में ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट आप लोगों को इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। उन डिजीजेज में क्या होता है कि ये जो इनके कोने से बने हुए होते हैं ना, ये ब्लंट हो जाते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉपर कोने नहीं मिलेंगे, इस तरह करके क्या हो जाते हैं? ब्लंटेड कैल्सीज मिलेंगे। तो ये टर्म आप लोगों को मस्ट याद होनी चाहिए कि ब्लंटेड कैल्सीज क्या होते हैं। ब्लंटेड कैल्सीज इस वजह से होते हैं, दूसरा डिफरेंट डिजीजेज में होते हैं, और उनमें क्या होता है कि हमारे कैलिक्स के जो एंड्स होते हैं, वो ब्लंट हो जाते हैं। ये देखो, ऊपर हमारे पास प्रॉपर कॉर्नर्स थे, लेकिन इसमें प्रॉपर कॉर्नर्स नहीं है। तो ये आगे हमारे पास ब्लंटेड कैल्सीज का कंसेप्ट है कि ब्लंटेड कैल्सीज क्या होते हैं। देन आ गया हमारे पास कि हमारी ये जो किडनी थी, इनको दूसरा ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही थी?
तो ब्लड सप्लाई जो हमारी किडनीज को रीनल मतलब सप्लाई कर रही होगी वो होगी रीनल आर्टरी। अब देखिए ये मैंने ये मतलब डायग्राम से पहले ही पुट की हुई है ताकि आप लोगों को मतलब परेशानी ना हो, दूसरा और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का भी ना हो। तो देखिए हमारे पास जो जो किडनी के अंदर ब्लड लेके जा रही होती है वो क्या होती है, रीनल आर्टरी। तो ये आप रेड वाली देख सकते हो, ये क्या है, रीनल आर्टरी। अब ये जो रीनल आर्टरी ना जिस तरह दरख्त एक ब्रांचेस देता है, इसी तरह रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर जाएगी तो डिफरेंट ब्रांचेस देगी। जो इसकी पहली ब्रांच होगी इसको हम क्या कह देंगे, सिगमेंटल आर्टरी। देन सिगमेंटल आर्टरी जो है ना वो आगे एक और ब्रांच देगी, इसको हम क्या कह देंगे जनाब, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी फिर आगे एक ब्रांच देगी, ये इस तरह आर्ची सी बना देगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी फिर आगे ब्रांचेस देगी जिसको हम क्या कह देंगे हमारे पास, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। परेशान नहीं होना, ये चीजें सारी मतलब आगे डिटेल में आएंगी, लेकिन फिलहाल जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है हार्ट से किडनी की तरफ, वो कौन लेके आ रही होती है, हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर एंटर होती है तो वो डिफरेंट ब्रांचेस देती है। पहली ब्रांच जो देती है उसको हमने क्या क्या कह दिया, सिगमेंटल आर्टरी। सिगमेंटल आर्टरी से आगे हमारे पास क्या आ गई, ये इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार से आगे जब आर्चीज बनी तो उन्हें हम क्या कह दिया, आर्कुएट आर्टरी। एंड देन लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इधर से हमारी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है ना, बेसिकली इसने ग्लोमेरुलस में जाना होता है और आगे एफरेंट आर्टरीज और बहुत सारी चीज बनानी होती है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस तरह सारा मतलब पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरलोबार लोब्यूलर आर्टरी थी, ये आगे कैसे डिवाइड हुई और इसने आगे मतलब सारी चीजें कैसे बनाई। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया जी, दूसरा एफरेंट आर्ट्रियूल, ये दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये आ गया एफरेंट इफरेंट आर्ट्रियूल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, एफरेंट आर्ट्रियूल। ये बेसिकली ये जो हमारी इंटरलोब्यूलर आर्टरी थी ना, इसने ये आगे ब्रांच में डिवाइड और इसने क्या बना दिया, एफरेंट आर्ट्रियूल। ठीक है। और ये जब एग्जिट इधर हमारे पास क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है। इधर हमारे पास क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। जो आर्टरी बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियूल। और जो दूसरा बोमेन कैप्सूल को एग्जिट कर रही होती है उसको हम क्या कह देते हैं, इफरेंट आर्ट्रियूल। तो एफरेंट मींस के ये क्या कर रहा था, आ रहा था ग्लोमेरुलस में आ रहा था, तो उसको हमने क्या कह दिया, एफरेंट आर्ट्रियूल। और देन हमारे पास क्या आ जाता है जी, इफरेंट आर्ट्रियूल, जो इसको ग्लोमेरुलस को एग्जिट कर रहा था। आगे हम ग्लोमेरुलर एनाटॉमी जो है ना वो डिटेल से पढ़ते हैं। फिलहाल आप लोगों को इधर तक पता होना चाहिए कि रीनल आर्टरी ने कौन सी ब्रांचेस दी, और बेसिकली ये जो हमारा दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल था ना, वो किससे बन रहा था, वो बन रहा था हमारी इंटरलोब्यूलर आर्टरी से। देन आ जाते हैं हम आगे, हमारा मतलब वेनस सप्लाई। जाहिर सी बात है, इधर जो ब्लड आया है हमारा रेड रेड, ये देखें ब्लड आया है, तो इसने आगे दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में भी, तो जब इसको किडनी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेगी, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये वापस कौन लेके जाएगा, तो वापस हमारे पास कौन लेके जा रही होती है, हार्ट की तरफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, तो वो वेन से लेके जा रही होती है। तो किडनी से जो ब्लड वेन ड्रेन कर रही, दूसरा ब्लड को ड्रेन करने वाली वेन का नाम क्या है हमारे पास, रीनल वेन। तो कौन ड्रेन कर रही होती है, रीनल वेन। अब रीनल वेन की भी सेम ही ब्रांचेस हैं। ये देखो, ये जो मैंने बनाया था ना, हमने इंटरलोब्यूलर आर्टरी पढ़ी थी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी फिर ये देखें ये वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आगे ब्रांचेस देके इसी इसी नेम पे हमने क्या कह दिया, वेन कह दिया। इंटरलोब्यूलर वेन बनेगी, देन आर्कुएट वेन बनेगी, देन इंटर लोबार वेन बनेगी, देन सिगमेंटल वेन बनेगी, और देन लास्ट पे हमारे पास क्या बन जाएगी, रीनल वेन। ये आपको ना दूसरा ब्लू नजर आ रहा होगा, रीनल वेन। तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो रही होती है, रीनल वेन बन रही होती है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा था बुकिश नॉलेज के, बुक में क्या था। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एमसीक्यूज आपको इसका नहीं आता कि ये वेन्स कौन सी ब्रांच दे रही है या क्या हो रहा है। बेसिकली हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है, ये हमारे पास होती है जी किडनीज। फॉर एग्जांपल ये किडनी बन गई और ये बन गई जी दूसरी किडनी। ठीक है। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास दूसरा राइट किडनी है, ये मेरे पास क्या है कि जनाब लेफ्ट किडनी है। ठीक है। तो अब देखें हमारे पास क्या होता है कि ब्लड कौन लेके जा रहा है किडनी से बाहर, हमारे पास लेके जा रही है जनाब रीनल वेन। ठीक है। इधर से भी ब्लड कौन ड्रेन कर रही होगी, रीनल वेन ब्लड ड्रेन कर रही होगी। और ये जो हमारा सारा ब्लड होता है मतलब किडनी से हमारे पास किस में जा रहा होता है, आईवीसी में। तो ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड पे आपके पास क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा होगा। क्या होगा जी, इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो किडनी से सारा ब्लड है, मैं इसको दूसरा रेड में ड्रा कर देता हूँ।
ये तो ये जो किडनी से सारा सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो इसको मैं ब्लू में ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये जो सारा ब्लड है ब्लू में, ये क्या हो रहा है कि ड्रेन हो रहा है किसमें हमारे पास, इसमें दूसरा आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, और इसने आगे हार्ट में ब्लड लेके जाना होता है। आईवीसी का क्या, इंफीरियर वेना केवा का काम क्या होता है कि ब्लड को सारा मतलब दूसरा नीचे वाली बॉडी से लेके ऊपर कहाँ हार्ट की तरफ लेके जाना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखो रीनल वेन जो हमारी राइट रीनल वेन थी, इसने क्या किया कि इसको ड्रेन कर लिया। देन ये आ गई हमारी लेफ्ट वाली किडनी, और लेफ्ट वाली किडनी की जो वेन होगी, ठीक है, रीनल वेन, वो भी आके क्या होगी, इसमें ड्रेन होगी, ठीक है। तो अब देखो आप लोग मुझे बताओ, इसमें से दोनों में से लंबी वेन कौन सी है हमारे पास, ये लेफ्ट वाली है ना। इट मींस कि ये हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। क्या एमसीक्यूज आया कि लेफ्ट जो हमारे पास होती है लेफ्ट रीनल वेन, वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। लेफ्ट रीनल वेन क्या होती है, लॉन्गर होती है देन हमारे पास राइट रीनल वेन के। तो क्यों लॉन्गर होती है वो आप लोगों को पता लग गया कि इसमें क्या है कि आईवीसी जो हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है, वो राइट किडनी के करीब होती है, तो वो उसमें ड्रेन हो जाती है। इधर सारा क्या है कि हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। देन हमारे पास बेसिकली ना इधर क्या होता है, एओर्टा, जो हमारी दूसरा लेफ्ट साइड है ना, इसमें क्या होता है, एओर्टा। एओर्टा को मैं रेड से ड्रा करता हूँ क्योंकि एओर्टा जो होता है ना, एब्डोमिनल एओर्टा, वो क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होता है हमारे लोअर लिम्स और उस सारी चीजों की तरफ, ठीक है, एब्डोमिन को सप्लाई कर रहा होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी एओर्टा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे पास रीनल वेन क्या होगी, लंबी होगी। और इसी वजह से हम जो है ना जब दूसरा किडनी को क्या ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं लॉन्ग रीनल वेन वाली किडनी को। इट मींस कि हम ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट के लिए कौन सी किडनी को प्रेफर करेंगे, कौन सी किडनी को, लेफ्ट वाली को, ठीक है, क्योंकि इसकी जो होती है रीनल वेन होती है वो क्या होती है हमारे पास, लंबी होती है। देन अब देखो इसमें एक और भी कंसेप्ट है। ये आगे हमारी लेफ्ट किडनी, ठीक है, ये कहती है हमारी लेफ्ट किडनी। इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, किडनीज के ऊपर क्या होता है हमारे पास, एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से एक वेन जो होती है ना, वो क्या होती है, वो भी इसमें ड्रेन कर रही होती है एड्रीनल ग्लैंड से। इसको मैं ब्लू से करता हूँ, ये देखो, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, इससे भी तो जाहिर सी बात है वेन्स क्या करेंगी, ड्रेन करेंगी। वो क्या है कि इसमें किसमें ड्रेन करती है, हमारी राइट रीनल वेन में। और इधर हमारे पास क्या होता है, दूसरा नीचे हमारे पास क्या होते हैं, गुनेड्स होते हैं। गुनेड्स का मतलब है कि हमारे पास टेस्टीज होती हैं, मेल में क्या होती हैं, टेस्टीज होती हैं। तो टेस्टीज को जो वेन ड्रेन कर रही होती है, उसको हम कहते हैं रीनल वेन, ओ सॉरी गुनेडल वेन। उनको उनको हम गुनेड्स कहते हैं, तो उस बेस पे हमने क्या कह दिया, गुनेडल वेन। तो ये जो गुनेडल वेन होती है ना, ये भी बेसिकली किस में ड्रेन कर रही होती है, हमारी इसमें दूसरा रीनल, लेफ्ट रीनल वेन में। एल आर वी मैं लिख देता हूँ, एल आर वी। तो दो चीजें आप देखो इसमें ड्रेन कर रही हैं, लेफ्ट रीनल वेन में दो चीजें ड्रेन कर रही हैं। एक तो ये हमारी कौन सी, गुनेडल, गुनेडल वेन, ठीक है, ड्रेन कर रही है। और एक हमारा क्या ड्रेन कर रहा है, दूसरा ऊपर से एड्रीनल, दूसरा एड्रीनल ग्लैंड से जो वेन ड्रेन कर रही है, वो भी किसमें हमारे पास दूसरा लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन कर रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर क्या होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इधर आ जाती है, तो ब्लड क्या है कि इधर पूल होना शुरू हो जाएगा। जब ये इधर ब्लड पूल होता है, तो इस वजह से इनकी जो वेन्स है, हमारी टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, और इसको हम नाम देते हैं वेरिकोसिल, वेरिकोसिल, ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये आपके पास एमसीक्यूज आता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है या कोई क्लॉट बन जाता है किसमें, लेफ्ट रीनल वेन में, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वेरिकोसिल हो सकता है। वेरिकोसिल का आपको पता क्या लग गया कि बेसिकली हमारे पास जो टेस्टिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन हो रहा था, वो हमारी कौन सी दूसरा किस में हो रहा था, लेफ्ट रीनल वेन में। लेकिन जब लेफ्ट रीनल वेन में क्या हुई है, ब्लॉकेज आ गई है। जब ब्लॉकेज आ गई है, तो इस वजह से क्या होगा कि ब्लड ड्रेन प्रॉपरली नहीं कर सकेगा आगे, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया। जब रास्ता ही बंद हो गया, तो ब्लड नीचे पूल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी टेस्टिस की वेन क्या हो जाएंगी, दूसरा डायलेट हो जाएंगी, जिसको हम क्या कह देंगे, वेरिकोसिल। देन आप देखो, ये जो हमारी दूसरा राइट रीनल वेन थी, ये वाली जो थी, ठीक है, तो इसमें बेसिकली कोई मतलब ड्रेनेज वगैरह नहीं आ रही होती है। जो हमारा होता है ना, फॉर एग्जांपल ये क्या था, एड्रीनल ग्लैंड था, तो ये डायरेक्टली इसमें ड्रेन कर जाता है, किसमें, आईवीसी में। और ये जो था ना हमारा क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इधर का जो राइट गुनेट था, राइट टेस्टिस था, वो भी क्या करता है कि डायरेक्टली इसमें ड्रेन कर जाता है, किसमें, हमारी दूसरा इंफीरियर वेना केवा में। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो भी जाए, तो किडनी को इश्यू होगा, हमारी जो गुनेड्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आगे आपका मतलब काफी कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किस वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आपको वेरिकोसिल हो सकता है। तो आपको मस्ट पता होना चाहिए कि अगर आपकी लेफ्ट रीनल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आपको क्या हो जाएगा, वेरिकोसिल, ठीक हो गया जी।
तो ये था अबाउट वेनस सप्लाई और इसकी इंपॉर्टेंस के मतलब इसमें कौन सा एमसीक्यूज के लिहाज से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी। देन आ गया हमारे पास एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, कि ये जो हमारे पास नेफ्रॉन था ये कैसे बन रहा है और ये सारा क्या सीन हो रहा है। इधर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या थी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी थी, ये आगे किस में जा रही थी, ग्लोमेरुलस। ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल पढ़ते हैं। हर जो किडनी होती है हमने मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें एक किडनी में क्या होता है, दूसरा 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो मीन्स के दोनों किडनीज में टोटल कितने होंगे, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब हम देखते हैं कि बेसिकली नेफ्रॉन में होता क्या है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन है तो वो कैसे बन रहा है, उसमें क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल ये आ रही होती है हमारी एफरेंट आर्टरियोल, और ये है हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये एग्जिट कर रही है बोमेन कैप्सूल को, इसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है जी, ये देखें, तो ये हमारा एफरेंट एंड देन इफरेंट। ठीक है, इधर हमारे पास क्या होता है जी, बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, ये आ गया जी बोमेन कैप्सूल। देन इधर ये हमारे पास क्या होती है, पीसीटी, जिन्हें हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और ये नीचे जब हम जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड देन ये एक और ट्यूब्यूल्स बना रहा होता है जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोलुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और लास्ट पे हमारे पास क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रा कर दूं, ये आ गया। तो लास्ट पे हमारे पास क्या आ गई जी, कलेक्टिंग डक्ट्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली समझाता हूँ। तो शुरू में हमारे पास क्या था, हमारा ये जो ग्लोमेरुलस था, इसमें कौन सी आर्टरी इंटर कर रही थी, आर्ट्रियूल। एफरेंट आर्ट्रियूल क्या कर रहा था, इसमें इंटर कर रहा था। जो ग्लोमेरुलस को, ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसको एग्जिट कौन कर रहा था, हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियूल एग्जिट कर रहा था। ठीक है, इनको हम बेसिकली ये जो सारा स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो आपको मिल रहा है ना दूसरा, ये गोल सा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह देते हैं, बोमेन कैप्सूल। इसको हम क्या कह देते हैं जी, बोमेन कैप्सूल। और इधर वाली जो स्पेस है, देखो इधर ये जो स्पेस है ना, इसको हम क्या कह देते हैं, बोमेन स्पेस। ठीक है जी, बोमेन स्पेस। ठीक है। देन ये जो अब इधर से फॉर एग्जांपल जो भी फ्लूइड वगैरह आता है ना, हमारा ब्लड इसमें आ रहा होता है, और इधर से ये सारी चीजें फिल्टर हो रही होती हैं। हम फिल्ट्रेशन की डिटेल मतलब कल कल नहीं, मतलब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे प्रॉपरली। बेसिकली ये जो सारा ब्लड आ रहा होता है इधर से, ये जो सारी चीजें होती हैं वो इधर फिल्टर हो रही होती हैं, और फिल्टर होके मतलब सबसे पहले बोमेन स्पेस में आती हैं। बोमेन स्पेस से देन आगे किस में क्या है कि हमारे पास पीसीटी में, तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देन ये देखो हमारे पास एक लूप सा बन रहा है, तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे आ रहा था उसने क्या इसको नाम दे दिया, डिसेंडिंग। और जो ऊपर जा रहा था उसको उसने क्या नाम दे दिया, असेंडिंग। ठीक हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन दूसरा डिसेंडिंग एंड देन आ गया असेंडिंग। अब देखो ये हमारे पास लास्ट पे थी, तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यानी कि डिस्टल मींस के लास्ट पे, कन्वोलेटेड क्या है, बल खाई हुई है, ट्यूब्यूल्स मींस ट्यूब्यूल। तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, डीसीटी। और ये जो लास्ट में हमारा यूरिन कुलेक्ट होके आता है सारा किस में, हमारी कुलेक्टिंग डक्ट्स में। तो इसको उसने क्या नाम दे दिया, कुलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास सारी क्या है कि नेफ्रॉन की एनाटॉमी। हमारे पास जो मिलियंस ऑफ मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है। देन ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल होता है, ये बोमेन स्पेस होती है इधर। ठीक है, इसको मैं ये बोमेन स्पेस आ गई, ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ गई, ये क्या है हमारे पास, बोमेन कैप्सूल आ गया। देन ये पीसीटी आ गई हमारे पास। ये देखो डिसेंड कर रहा था तो उसने इसको क्या कर दिया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये असेंड कर रहा था तो इसको इसने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कह दिया। ये देखो लास्ट पे ट्यूब्यूल थी तो इसको इन्होंने क्या कह दिया, डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जहां पे सारा यूरिन कलेक्ट हो रहा होता है, समझो हमारी जो किडनी का गटर है वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स। इधर सारा जो यूरिन है वो क्या है कि कलेक्ट होके आ रहा होगा, इसको इसने क्या नाम दे दिया, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये थी बेसिकली एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, के नेफ्रॉन में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। ये जो सारी टर्म्स है ना हमारी, इंशाल्लाह मतलब आगे वाले लेक्चर्स में ये सारी यूज होंगी। ठीक हो गया जी। देन आ गया हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ग्लोमेरुलस। अब हम पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर को डिटेल से। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, ये इसको जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा था, तो इस स्ट्रक्चर को हम अब थोड़ा सा ना डिटेल से पढ़ते हैं कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास मैंने क्या बनाया था, ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा था, ये आगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना रहा था। एंड देन ये क्या आ गया जी, इफरेंट आर्ट्रियोल जो नेफ्रॉन को एग्जिट कर रहा था। ठीक है, ये इस तरह।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देन हमारे पास क्या होता है जी, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये आ गया। अब हम थोड़ा सा ना इस स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपका ना काफी ज्यादा यूज होगा डिजीजेज में, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ ग्लोमेरुलस में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें बेसिकली ना आपने तीन सेल्स याद करने हैं। तीन सेल्स कौन से? इधर ना कुछ सेल्स होंगे, इनको मैं बना देता हूँ रेड से। बेसिकली इधर कुछ सेल्स होंगे, इनको हमने क्या कह दे देना है जी, मिजेंजियल सेल्स। इनको मैं इधर क्या दूसरा क्या कह देना है, मिजेंजियल सेल्स। ठीक है। देन क्या होगा कि हमारा ये जो दूसरा ग्लोमेरुलस है, इसके साथ कुछ सेल्स होंगे। ठीक है। इन सेल्स को हमने क्या कह दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इन सेल्स को हमने जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्यों कहा? जक्स्टा मीन्स के पास है, साथ है, करीब है, और ग्लोमेरुलर मीन ग्लोमेरुलस। तो उस बेस पे इनको हमने क्या नाम दे दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है। देन आगे हमारे पास ये जो हमारी डीसीटी होती है ना, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें ये इधर मैं बनाता हूँ। ये जो हमारी डीसीटी होती है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, मैक्यूला डेंसा। अब ये जो इधर मैं क्या लिख देता हूँ, मैक्यूला डेंसा। अब ये जो सारी चीजें थी, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये वाले तीन सेल्स मैंने आपको क्यों बताए और इनकी लोकेशन क्यों बताई। बेसिकली इन तीनों को मिला के हम पता है क्या कहते हैं, इनको हम कह देते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और ये जब हम फिजियो पढ़ेंगे ना, तो उसमें इनके मतलब डिफरेंट फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सेल्स क्या काम कर रहे होते हैं। तो इन तीनों को हमने क्या मिला के कह दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक हो गया जी। तो ये तीन सेल्स आ गए हमारे पास। देन हमारे पास ना इधर कुछ और सेल्स होते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये वाला एरिया जिसको हमने क्या कहा था, हमारे पास बोमेन कैप्सूल। तो इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए जी, पेराइटल सेल्स। कहाँ पे, हमारे ग्लोमेरुलस में पेराइटल सेल्स। तो फिलहाल आप लोगों को जस्ट ये पता होना कि चाहिए कि कहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन हम मतलब फिजियो में डिटेल में। तो ये हमारे पास क्या आगे दूसरा पेराइटल सेल्स। दिस वाज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ग्लोमेरुलस, की ग्लोमेरुलस में क्या होता है, क्या चीज नहीं होती। ये तो जाहिर सी बात है, हमें पता है। ये एफरेंट आर्ट्रियूल है, ये जो बाहर निकल रही है इफरेंट आर्ट्रियूल है। इन्हें हमने क्या कह दिया जनाब, ग्लोमेरुलर आर्टरी, दूसरा कैपिलरीज एंड ऑल द स्टफ। दिस वाज अबाउट एनाटॉमी ऑफ ग्लोमेरुलस। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, उसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं इसको ड्रा करता हूँ रेड से। ये देखें, ब्लड जो हमारा रीनल इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आया था, और मैंने आपको बताया था इसने क्या बनाया, एफरेंट आर्ट्रियूल। तो एफरेंट आर्ट्रियूल से ब्लड क्या हुआ, एंटर हो गया हमारे ग्लोमेरुलस में। तो इस तरह क्या है कि ब्लड दूसरा फ्लो करेगा। एफरेंट आर्ट्रियूल से ब्लड कहाँ आ गया, अब ये देखो, ये क्या थी हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आ गया, और देन ब्लड ने दूसरा नेफ्रॉन को दूसरा इसको ग्लोमेरुलस को कहाँ से एग्जिट किया, हमारी इफरेंट आर्ट्रियूल से। ठीक है। देन ये जो इफरेंट आर्ट्रियूल होती है ना, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियूल है, इसको येलो से। ये देखें, ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्ट्रियूल है। एफरेंट आर्ट्रियूल से ब्लड किस में आया, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। एंड देन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड इधर फिल्टर होने के बाद, जो जो चीजें फिल्टर होनी थी वो फिल्टर होगी, और ब्लड ने क्या है कि दूसरा इसको एग्जिट कहां से किया, इफरेंट आर्ट्रियूल के थ्रू। देन इफरेंट आर्ट्रियूल से ब्लड कहां जाता है, हमारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में अभी आप लोगों को ना इधर शो करता हूँ, कहाँ पे, बुक पे, 1 मिनट। तो 1 मिनट। तो ये देखें, आपने ना काफी दफा देखा होगा, ये जो आप रेड वाली देख रहे हो ना, ये वाली इनको हम बेसिकली कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और ये जो हमारा इफरेंट आर्ट्रियूल होता है ना, ये आगे मतलब दूसरा डिफरेंट ब्रांचेस देता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और ये जब पीसीटी और डीसीटी तक होंगी, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और ये जब नीचे सप्लाई कर रही है ना, किसको, हमारे दूसरा लूप ऑफ एनले को, तो इनको हम क्या कह देते हैं जी, वेजा रेक्टा। इनको वेजा रेक्टा। चीज एक ही है, लेकिन उनके डिफरेंट नाम है। जब पीसीटी और डीसीटी के गिर्द बल खाए हुए हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। और जब इसने नीचे बल खाए हुए हैं, मतलब दूसरा लूप ऑफ एनले के गिर्द, तो इसको हमने क्या कह दिया, वेजा रेक्टा। ठीक हो गया।
देन दोबारा आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होंगी, देन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से क्या बन जाती है हमारी रीनल वेन, और देन रीनल वेन आपको पता है कि इसने किस में ड्रेन कर जाना होता है, आईवीसी में, यानी कि इंफीरियर वेना के में, और उधर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ चला जाता है हमारे पास, हार्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अब हम ना इसी को थोड़ा सा ना देख लेते हैं बुक से कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। इधर बुक पे थोड़ी सी बुक रीडिंग करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो लेफ्ट रीनल वेन थी वो क्या कर रही थी, टू एडिशनल वेन्स को दूसरा ड्रेन कर रही थी। टू एडिशनल वेन्स, उसमें कौन सी ड्रेन हो रही थी, एक लेफ्ट सुपरा रीनल और एक कौन सी लेफ्ट गोनेडल, जो टेस्टिस से आ रही थी नीचे से। दूसरा नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। देन आ गया कि ये जो दूसरा कोर्टेक्स और मेड्यूला। तो मैंने आपको बताया कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं कोर्टेक्स, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं मेड्यूला। तो हमारा जो अल्लाह पाक ने मतलब नेचर ने निजाम इस तरह बनाया हुआ है कि जो रीनल मेड्यूला होता है ना, उसको क्या होती है थोड़ी सी सप्लाई ब्लड की कम जा रही होती है। तो अगर किसी कंडीशन में ऐसे हो बंदे को हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया या इस्कीमिया के जहां भी वर्ड आप सुन लो उधर आपके जेहन में आना चाहिए कि कम ऑक्सीजन जा रही है। अब देखो रीनल मेड्यूला को पहले ही ब्लड सप्लाई कम थी, ऊपर से क्या हुआ कि किसी कंडीशन की वजह से क्या हुआ, कम ऑक्सीजन जाएगी, तो कम ऑक्सीजन जाएगी तो रीनल मेड्यूला में इस्कीमिया और हाइपोक्सिया होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, इस चीज की समझ लगी कि नहीं लगी। जब क्या होगा हमारा जो रीनल मेड्यूला होता है, रीनल मेड्यूला में बेसिकली क्या होता है कि पहले ही ब्लड कम जा रहा होता है नेचरली, लेकिन जब क्या होता है हमारे पास हाइपोक्सिया होगा या इस्कीमिया होगा तो उसमें क्या है कि दूसरा चांसेस बढ़ जाएंगे इंजरी के रीनल मेड्यूला में, क्योंकि हर चीज को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो रीनल मेड्यूला को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसमें क्या है कि इंजरी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज है कि रीनल मेड्यूला क्या है कि वल्नरेबल टू होता है इस्कीमिया, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। देन आ गया कि हमारे पास ये मैंने आप लोगों को बता दी कि नॉर्मली हम क्या कह देते हैं डोनेशन के लिए, अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो हम लेफ्ट किडनी को लेते होते हैं। लेफ्ट किडनी को क्यों लेते होते हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। वो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि किस तरह लॉन्ग थी। फिर ये थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये देखो हमारे पास उसने वही चीजें ड्रा की हैं। रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी ने आगे क्या है कि दूसरा डिफरेंट, ये देखो ये उसने सिगमेंटल बना दिया है, देन ये उसने इंटर लोबार बना दिया है, देन ये उसने क्या कहते हैं आर्कुएट बना दिया, और आगे क्या आ गया इंटरलोब्यूलर आर्टरी। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि इस्कीमिया जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक टर्म है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इधर ड्रा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि जनाब एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसमें क्या है कि ये मैं रेड से ड्रा करता हूँ ब्लड, ठीक है, रेड, ये रेड से क्या है कि ब्लड। अगर तो ब्लड कम जा रहा है, बेसिकली हमारा ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है, ब्लड। अगर ब्लड कम जा रहा है उसकी वजह से इस सेल को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इस्कीमिया। और हाइपोक्सिया बेसिकली जनरल टर्म है। हाइपोक्सिया हम उस वक्त यूज करते हैं चाहे ब्लड सप्लाई कम हो, चाहे कुछ भी वजह हो, हमारे पास ऑक्सीजन कम इस टिश्यू को मिले, इस सेल को मिले, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोक्सिया। सो दिस इज डिफरेंस। इस्कीमिया इज बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, वाइल हाइपोक्सिया इज व्हेन के जनरली हमारे पास ऑक्सीजन कम जाए, वो किसी भी वजह से कम जाए, चाहे ब्लड के कम दूसरा जाने की, उस टिश्यू में ब्लड कम जा रहा है उसकी वजह से ऑक्सीजन चाहे कम जाए, चाहे वो लंग्स में कोई प्रॉब्लम है और प्रॉपर ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही उसकी वजह से ऑक्सीजन कम जाए। तो ये बेसिकली क्या है कि हाइपोक्सिया जनरल टर्म है, वाइल इस्कीमिया स्पेसिफिक टर्म। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को ग्लोमेरुलर एनाटॉमी, ये बेसिकली दोबारा से रिवाइज करवाने का मकसद है ताकि आप लोगों को ये चीजें क्या हो जाए, याद हो जाएं। तो ये मैंने आप लोगों को ग्लोमेरुलस बना के दिखाया था। ये देखो एफरेंट आर्टरियोल इसके अंदर एंटर हो रहा था, और ये क्या बना रहा था हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और देन ये बाहर कैसे निकल रहा था, इफरेंट आर्टरियोल, जो मतलब एग्जिट कर रही थी ग्लोमेरुलस को, उसको हमने क्या कह दिया, इफरेंट आर्टरियोल। और मैंने आप लोगों को 3 किस्म के सेल्स बनाए थे, सेल्स बताए थे। ये देखो ये देखो ये पड़े हैं हमारे मिजेंजियल सेल्स, ये मैंने रेड से उनको किया है, ये देखो मिजेंजियल सेल्स। देन ये देखो ग्लोमेरुलस के पास जक्स्टा मीन साथ, ग्लोमेरुलस के पास कुछ सेल्स पड़े हैं जिसे उसने क्या कह दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और देन ये देखो मैंने आपको बताया कि डीसीटी में कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, मैक्यूला डेंसा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जो डायग्राम ड्रा की थी इधर, उसमें तो डीसीटी इधर कैसे आ गया।
फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रा की तो डीसीटी तो इधर था, तो इसके सेल्स इधर कैसे पहुंच गए, मैंने इधर मैक्यूला डेंसा के सेल्स बनाए हैं ना। तो बेसिकली सीन क्या होता है, मतलब ये काफी लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगती कि उधर मैक्यूला डेंसा कैसे पहुंच गई ग्लोमेरुलस के पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह हैंड फ्री बल खा जाती है ना, वो भी तो समझो ट्यूब्स ही हैं। तो हमारा ये जो नेफ्रॉन होता है ये इस तरह खुली फॉर्म में नहीं होता, ये तो हम समझने के लिए करते हैं ना। बेसिकली ये इस फॉर्म में होता है, इसके लिए मैंने डायग्राम निकाली है यूवर्ड से। तो ये यूवर्ड की डायग्राम है। तो बेसिकली ये देखो, ये हमारे क्या है, पीसीटी है। ठीक है, ये सारे पीसीटी, और ये देखो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले, और ये देखो ये हमारा डीसीटी इधर से बल खा के और फिर आगे जा रहा है। बेसिकली डीसीटी क्या कर रही है, उधर से बल खा के जा रही है। तो इस वजह से उधर जो सेल्स है ना, उनको हम क्या कह देते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल। ये यूवर्ड की पिक है। और ये देखो ये भी यूवर्ड में, मतलब दूसरा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो मैंने आप लोगों को बताया। ये उसने तीनों किस्म के सेल्स लिखे हुए हैं। ये देखो हमारे पास मिजेंजियल सेल्स भी उसने दूसरा बताए हुए हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी और मैक्यूला डेंसा सेल्स भी, ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आगे इसका फंक्शन हम फिजियो में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। देन अगेन हम उसकी तरफ चलते हैं, हमारी दूसरा ग्लोमेरुलर एनाटॉमी की तरफ, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रहा था। अब ये देखो, ये मैंने आप लोगों को पेराइटल सेल्स बताए थे, ये वाले। और ये बोमेन कैप्सूल में क्या होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं। तो वो आपने देख लिए। देन हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये वाला ट्रोपिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जिस बंदे को ये समझ ना लगी उसको आगे नहीं समझ लगनी। बल्कि आज का सारी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो इसके मतलब क्या कहते हैं, मेन थंब है ना इस चैप्टर के, वो इसी के रिलेटेड है। इसके लिए हम दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो अब मैं जो बेसिकली कर रहा हूँ, इस चीज को ड्रा कर रहा हूँ, ये आपने बड़ा लाजमी समझना है। ये जो चीज है ना, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये वाली चीज। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इधर ल्यूमन में क्या आ रही थी, ब्लड आ रहा था, और ब्लड ने क्या है कि इधर से फिल्टर होना था बोमेन स्पेस में। तो इसको जिस दीवार से गुजरना पड़ेगा ना फिल्टर होने के लिए, बोमेन स्पेस में जाने के लिए, उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। यानी कि ग्लोमेरुलस से चीजों ने फिल्टर होना है, उनको जिस बैरियर का दूसरा सामना करना पड़ना है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अब हम उसको बनाते हैं। बेसिकली हमारे पास पहला जो उसे बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा वो होगी फेनस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारी जो कैपिलरी है ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये वाली जो मैंने दूसरा ब्लैक से, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है, इसकी मैंने दीवार ये बना रहा हूँ। तो इसकी जो दूसरा कैपिलरी की एंडोथीलियम होगी, उसके सेल्स में ये इस तरह क्या होगी, स्पेस होगी। तो इसको स्पेस की वजह से, सुराखों की वजह से, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फेनस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम। मतलब जो एंडोथीलियम का वर्ड आपने हमेशा उधर याद करना है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लड वेसल है ना, कोई भी ब्लड वेसल, तो इसको जो सेल्स लाइन कर रहे होंगे, इस वाली लेयर को हम क्या कह देते हैं, एंडोथीलियम। ये मस्ट आपने याद रखना है, ये आगे बहुत यूज होगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, एंडोथीलियम। तो बेसिकली ये मैंने बना दिया, हमारे पास जो दूसरा ग्लोमेरुलस में कैपिलरी थी, उसका मैंने बना दिया फेनस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स बन गए। देन इसके नीचे जो होगा ना, वो होगा हमारे पास, इसको मैं रेड से बनाता हूँ, ये होती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उसके नीचे कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला। देन लास्ट में हमारे पास कौन सा आ जाता है, ऊपर आ जाते हैं पोडोसाइट्स। ये इस तरह करके क्या होंगे, पोडोसाइट्स। ठीक है। अब देखो, ये बेसिकली इसी तरह का इस साइड पे भी होगा, और इधर क्या होगा, ब्लड होगा, हमारी प्रोटीन्स होंगी। हमें पता है ना ब्लड में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड मतलब आरबीसीज होते हैं, उसमें दूसरा प्रोटीन्स होती हैं, वाटर होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। इधर क्या है, बोमेन स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ये क्या है, बोमेन स्पेस है। अब ये देखो, इधर क्या आ गया, ब्लड आ गया, इधर फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या आ गए, ब्लड सेल्स आ गए। ठीक है, और इधर ये प्रोटीन्स वगैरह आ गई। अब इन्होंने क्या है कि इधर जाना चाह रहे हैं, और इधर वाटर वगैरह भी, और ये सारी चीजें भी हैं। तो इनको ये वाला जो बैरियर है वो रोक रहा है। तो बैरियर कैसे रोक रहा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी चीज किसको रोक रही है। बेसिकली ये जो मैंने बनाई है ना, फेनस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम, ये वाली जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या होती है कि इसमें ये जो सुराख है ना, ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स को रोक लेते हैं। क्योंकि इन सुराखों से, ये देखो मैंने इसी वजह से इसको बड़ा ड्रा किया है, ब्लड सेल को क्या किया, बड़ा ड्रा किया है। ये देखो, इस सुराख से गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता ना। तो इट मींस के हमारे जो आरबीसीज हैं वो इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि ये जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम है, वो उनको रोक लेती है, वो उनको बोमेन स्पेस में नहीं जाने देती, फिल्टर नहीं होने देती। इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा, फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर होके बोमेन स्पेस में नहीं जाएगा, ना यूरिन का हिस्सा बनेगा। तो ये क्या है कि हमारी कैपिलरी ल्यूमन में ही रहेगा और ब्लड का हिस्सा ही रहेगा। इट मींस कि आरबीसी इधर से फिल्टर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, यू मस्ट नो दिस। देन हमारे पास क्या होता है, ये
इसको हम क्या कह देते हैं, जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पे बेसिकली क्या होता है, इस पे बेसिकली हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है इसमें, हमारे पास एक तो होता है टाइप 4 कोलेजन होता है, कोलेजन 4। और इसमें क्या होता है, हमारे पास हेपरिन सल्फेट होता है, हेपरिन सल्फेट। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो जीबीएम है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और इधर क्या है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मेनली मैं कौन सी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, एल्ब्यूमिन की। तो ये देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आप लोग खुद ही सोचो कि जब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं तो वो क्या है कि इधर से चीजें जो प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर होके, एल्ब्यूमिन क्या है कि फिल्टर होके नहीं आएगी, और वो क्या है कि इसमें कैपिलरी ल्यूमन में ही रहेगी, कैपिलरी ल्यूमन में ही रहेगी, तो यूरिन का हिस्सा नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास अब दो एमसीक्यूज आ गए। एक एमसीक्यूज ये आ गया कि हमारी जो जीबीएम है उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ हेपरिन सल्फेट। और देन, और ये किसको फिल्टर नहीं होने देती, प्रोटीन्स को। दूसरा, यूरिन में कौन नहीं जाने दे रहा होता, हमारी जीबीएम नहीं जाने दे रही होती, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज। बिकॉज प्रोटीन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, और किस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारी जीबीएम पे भी। और ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, और प्रोटीन्स क्या है कि हमारी यूरिन में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, मतलब जो आप आगे हमने इंशाल्लाह पढ़ना है ना, तो ये जगह जगह पे ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अगर ये आप लोगों को, और ये हमारे पोडोसाइट्स होते हैं बेसिकली, इधर भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये स्लिट लाइट के डायाफ्राम बना रहे होते हैं। अब स्लिट लाइट डायाफ्राम का क्या मतलब है, ये जो दरमियान वाली स्पेस है ना, इसको उसने क्या कह दिया, स्लिट लाइट डायाफ्राम। ठीक है, तो ये जो स्लिट लाइट डायाफ्राम है ना, ये बेसिकली जो मोर देन 40 नैनोमीटर की जो चीजें होती है ना, उनको इधर से फिल्टर नहीं होने देता, मतलब इधर बॉम्ब स्पेस में नहीं आने देगा। ये वाली जो स्पेस है ना, इधर इधर मोर देन 40 nm की चीजों को नहीं आने देगा। और ये जो हमारे पास ये वाले पोर्स थे ना, ये मोर देन 100 nm की चीजों को नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये वैल्यूज मतलब याद करना मस्ट नहीं है, मस्ट आपके पास क्या याद करना है कि जीबीएम पे नेगेटिव चार्ज होता है जो प्रोटीन्स को रिपेल करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स यूरिन में नहीं आएंगी। देन क्या है कि हमारे पास ये जो होते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, इसमें क्या है कि पोर का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से क्या है कि हमारे आरबीसी जो है वो उसमें यूरिन में नहीं आते, फिल्टर होकर नहीं आते। इस चीज हम इसी चीज को ना दूसरा बुक से पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों का ना दूसरा ये पक्का हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। तो ये किससे कंपोज था, एक तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम थी, वो जो मैंने इस तरह करके सेल्स ड्रा किए थे। देन क्या है, हमारे पास क्या था कि दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। ये देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या था, टाइप 4 कोलेजन था और हेपरिन सल्फेट था। तो हेपरिन सल्फेट और टाइप 4 कोलेजन की वजह से इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स को रिपेल कर रहा था। देन आगे के विजरल एपिथेलियल लेयर, जो विजरल एपिथेलियल, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो पोडोसाइट्स का दूसरा नाम है ना, उसको हम कह देते हैं विजरल एपिथेलियल। इनको हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। ये जो मैंने पोडोसाइट्स इस तरह करके ऊपर बनाए थे ना, इनको हम क्या कह देते हैं, इनको पोडोसाइट्स भी कहते हैं, इनको हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। तो ये आपको मस्ट याद होना चाहिए कि इसको हम विजरल एपिथेलियल लेयर भी कहते हैं। तो इन चीजों की वजह से क्या हो रहा था कि हमारी वो सारी चीजें वापस रुक रही थी। अब देखो, यही चीज उसने बताई हुई है कि चार्ज बैरियर कौन बना रहा था, हमारा हमारी ये जो नेगेटिव चार्ज दूसरा प्रोटीन्स थी वो बना रही थी, और वो एल्ब्यूमिन को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। ये जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ये चार्ज बैरियर बना रही थी। देन हमारा साइज बैरियर कौन बना रहा था, ये जो हमारी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम थी ना, ये हमारा साइज बैरियर बना रही थी, और मोर देन 100 nm की चीजों को क्या कर रही थी, नहीं जाने दे रही थी, यूरिन में नहीं जाने दे रही थी। ठीक हो गया जी। और ये देखो, ये मैंने आपको बताया स्लिट लाइट डायाफ्राम, जो ये पोडोसाइट्स बना रहे होते हैं दरमियान में से, ये जो स्लिट लाइट डायाफ्राम। तो ये क्या है कि मोर देन 40 नैनोमीटर की चीजों को नहीं गुजरने दे रहा होता। यही सारी चीजें उसने मतलब इसमें लिखी हुई हैं। तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ गया हमारा लास्ट वाला टॉपिक, कोर्स ऑफ यूरेटर, कि मतलब ये जो हमारा यूरेटर था, मैंने दूसरा किडनी से निकला था इधर। हाँ, तो ये आ गया हमारा कोर्स ऑफ यूरेटर। देखो, ये जो हमारी किडनीज होती हैं, किडनी से जो दूसरा यूरिन वगैरह होता है वो कौन कैरी कर रहा होता है, ये यूरेटर। इसको मैं कर देता हूँ, ये जो व्हाइट वाला जा रहा है ये क्या है, बेसिकली हमारा यूरेटर है। तो ये यूरेटर क्या है कि ब्लड समझो एक पाइप है, जिसने क्या करना है कि दूसरा यूरिन को किडनी से कहाँ लेके जाना है, गटर में। गटर क्या है हमारा, ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसको मैंने क्या कह दिया, गटर। तो ये समझो एक पाइप है, लेटरिन का एक पाइप है, जिसने क्या करना है कि यूरिन को फ्रॉम किडनी से कहाँ लेके जाना है, हमारी ब्लैडर में। अब देखो, इसमें जो एमसीक्यूज आता है, ये तो हमें सिंपल बात समझ लगी ना कि एमसीक्यूज क्या आता है, वो अब हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो यूरेटर होता है ना, इसका कुछ एसोसिएशन है। ये नीचे ऊपर नीचे आपने याद रख लेना है, नीचे ऊपर नीचे।
तो ये क्या करेगा, हमारी ये जो मैंने गुनेडल आर्टरीज, ये जो ओवेरियन आर्टरी, वेन वगैरह है ना, इसके नीचे से गुजरेगा। ये देखो इसके क्या कर रहा है, नीचे से गुजर रहा है। देखो यूरेटर क्या है कि इसके नीचे से गुजर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऊपर, तो ये देखो ये जो इलियक आर्टरीज है ना, ये वाली, ये जो रेड वाली है, ये वाली क्या है, इलियक आर्टरीज है। ठीक है, तो ये इलियक आर्टरीज के क्या है कि ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, तो दो एसोसिएशन। देन मैंने आपको क्या बताया, फिर नीचे, तो ये जो हमारी यूट्राइन आर्टरी होती है ना, ये देखो यूट्राइन जो यूट्रस को सप्लाई कर रही होती है, उसके भी ये देखो नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आपको निमोनिक कह लो या आपने रट्टा लगा लेना है कि नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे किसके है, सबसे पहले ओवेरियन आर्टरी या वेन के। देन क्या है कि ऊपर किसके है, ये इलियक आर्टरीज के। और ये फिर नीचे किसके है, यूट्राइन आर्टरी के। यही हम मतलब बुक में भी उसने लिखा हुआ है। देन आगे के हमारे ये जो यूरेटर होता है, इसकी ब्लड सप्लाई कौन कर रही होती है। ब्लड सप्लाई के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना कंसेप्ट बताता हूँ। बेसिकली ये देखो, इसको ना हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि इसका प्रोक्सिमल पार्ट है इधर, ये क्या है कि इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, ये क्या जनाबे वाला हमने मिडल पार्ट कह दिया, और ये लास्ट वाला मैंने क्या कह दिया, डिस्टल पार्ट कह दिया। तो ये देखो प्रोक्सिमल पार्ट के क्या करीब है, किडनीज करीब है ना, ये देखो किडनीज ही करीब है इसके। तो इसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही होगी वो होगी रीनल आर्टरी। और ये उसका यू वर्ड का एमसीक्यूज है। प्रोक्सिमल पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, हमारी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी। देन देखो ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट है, इसके करीब कौन सी है, ये ओवेरियन आर्टरीज है ना, जिन्हें हम गुनेडल वेसल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली गुनेडल वेसल्स जो होंगी वो क्या कर रही होंगी, इसको गुनेडल आर्टरीज मिडल पार्ट को सप्लाई कर रही होंगी, क्योंकि ये इसके करीब है मिडल पार्ट के। देन आ गया हमारा लास्ट वाला डिस्टल पार्ट। तो ये देखो ये किसके करीब है, ये यूट्राइन आर्टरीज वगैरह के करीब है, और दूसरा इलियक आर्टरीज के करीब है। उसके बाद इधर क्या है कि हमारे पास ये ब्लैडर में डिपॉजिट हो रहा होता है। तो जो ब्लैडर वाली आर्टरीज होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, वेजिकल आर्टरीज। ठीक है, ये वाला जो हमारा डिस्टल पार्ट है ना, ये किसके बेसिकली ब्लैडर के करीब होता है ना। तो ब्लैडर को कौन सी सप्लाई कर रही होती है, वेजिकुलर आर्टरीज। ब्लैडर के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेजिकल। ठीक है, तो इसको जो सप्लाई करेंगे ब्लैडर को, कौन सी, सुपीरियर वेजिकल आर्टरी। तो वही सुपीरियर वेजिकल आर्टरी क्या है कि हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेटर को भी क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो ये मस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये प्रोक्सिमल वाला तो मैंने यूवर्ड में एमसीक्यूज देखा है, और ये डायग्राम भी आई थिंक उधर से ही उठाई है। ठीक हो गया। अब हम आ गया हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज रिगार्डिंग यूरेटर। अगर आपको एनाटॉमी में से एमसीक्यूज आना है ना रीनल की, तो मोस्टली क्या है कि आपको इसमें से आएगा। दूसरा मैंने एनआरई के भी काफी एमसीक्यूज इसके रिगार्डिंग देखे हैं। कॉमन साइट्स ऑफ यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसके लिए आप याद रख लो कि ये जहां से भी निकलेगा, जहां भी दाखिल होगा, वो इसका कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जहां से भी निकलेगा, इसका क्या मतलब है, ये कहां से निकल रहा है, किडनी से निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विको यूरेटर जंक्शन। पेल्विको यूरेटर जंक्शन, यानी कि ये रीनल पेल्विस से निकल रहा था, इस एरिया को हमने क्या कहा था, रीनल पेल्विस। और ये निकल क्या है, यूरेटर। तो इन दोनों के जंक्शन को हमने क्या कह दिया, पेल्विको यूरेटर जंक्शन। और ये क्या होती है, ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब आप एनआरई के एमसीक्यूज करोगे तो उसमें क्या आपको एमसीक्यूज मिलेगा, पेल्विको यूरेटर जंक्शन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरेटर। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि जहां भी दाखिल होगा, ये कहाँ जाके आगे, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है ना, तो ये जाके बेसिकली इधर क्या होता है, ब्लैडर होता है। तो ये इसने ब्लैडर के अंदर जाना होता है। तो ये भी इसका क्या होता है कि जहां पे ये क्या है कि हमारे पास ब्लैडर के अंदर एंटर हो रहा है, उसको ये वो भी क्या है, इसका मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस जंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन। यूरिट्रो क्या, यूरिट्रो दूसरा वेजिक्यूलर, यूरिट्रो वेजिक्यूलर जंक्शन। ठीक है, यानी कि वेजिकुलर का टर्म किस लिए यूज होती है, ब्लैडर के लिए। यूरेटर वेजिकल में जा रहा है, और उधर दूसरा उसको हमने जंक्शन को क्या नाम दे दिया, यूरेट्रो वेजिकुलर जंक्शन। और ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जहां पे यूरेटर किसके अंदर हो रहा है, ब्लैडर के। ठीक है, तो दो चीजें तो मैंने आपको बता दी कि जहां से निकल रहा है वो भी इसकी कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, और जहां मतलब ये दाखिल हो रहा है वो भी इसकी कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। थर्ड इसकी कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है बेसिकली हमारे पास पेल्विक इनलेट है। तो पेल्विक इनलेट का कंसेप्ट आपका उसमें भी यूज होगा रिप्रोडक्टिव में, इसलिए मैंने इसकी ना डायग्राम निकाली हुई है ये वाली। तो आपकी ये बेसिकली क्या है, ये सारी पेल्विक बोन्स हैं। तो पेल्विक बोन्स के दरमियान में क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये देखो आप पेल्विक बोन के अंदर ऊपर से एंटर हो गए ना, जहां से एंटर हो गए उसको हमने क्या कह दिया, पेल्विक इनलेट। और जहां से आप एग्जिट करोगे, मतलब बाहर निकलोगे पेल्विक बोन से, उसको हमने क्या कह दिया,
पेल्विक आउटलेट, बस इसमें कोई और कंसेप्ट नहीं है। तो देखो जब ये इधर यूरेटर एंटर होगा तो ये पेल्विक बोन के साथ थोड़ा सा मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी में है ना, तो इसी वजह से ये भी क्या होती है, इसकी कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इट मींस कि अब हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ तीन कॉमन पॉइंट्स कौन से आ गए, एक तो आ गया दूसरा यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन में, वो हमने ऊपर देख ली इधर, ये यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। दूसरा हमने देख लिया यूरिट्रो वेजिकुलर जंक्शन, और देन थर्ड हमने कहाँ पे देख लिया, जहां पे यूरिटर एंटर हो रहा था ना, कहाँ पे दूसरा पेल्विक इनलेट में, वो आगे इसकी थर्ड कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब मैं आप लोगों को ना एक और चीज थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, ये वाला वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स रिफ्लक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा, यूरिटर जो होगा ना, फॉर एग्जांपल ये क्या है जनाब, ब्लैडर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से क्या आ रही होंगी, दो यूरिटर्स आ रही होंगी, इधर से एक यूरिटर आ रही है। तो ये ना इसके अंदर प्रॉपर धंसी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि इस तरह मैं बना लेता हूँ, तो ये इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर धंसी हुई होती है। ये देखो इनका ये वाला पूरा एरिया क्या है कि इसके अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा ओब्लिकली इंटर कर रहा है किसमें, हमारे ब्लैडर में। ये बेसिकली डेट्रोसर मसल है, ये वाला जो है ना डेट्रोसर मसल है। ये दूसरा हमारे ब्लैडर का जो मसल होता है उसको हम क्या कह देते हैं, डेट्रोसर मसल, ठीक है। तो अब ये पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि यूरेटर कैसे इसमें एंटर कर रही है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ये जो ब्लैडर का डेट्रोसर मसल है, ये वाला डेट्रोसर मसल, तो ये जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो जब डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूरिन वापस नहीं जाएगा किडनी की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि ये प्रॉपरली इसमें क्या है कि इंसर्ट ना करे, या फिर ये क्या है कि जितना इसे इंसर्ट करना चाहिए था वो ना करे, अगर ये शॉर्ट हो, तो इसको इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा यूरिन रिफ्लक्स होगा। इसको हम कहते हैं वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स। इसको हम क्या कह देते हैं, वेजिको, ये वाला वेजिको मींस ब्लैडर, यूरिटर मींस यूरिटर। तो ये देखो ब्लैडर से क्या हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, यूरिन वापस क्या जा रहा है, यूरिटर में जा रहा है। तो इसका हमने क्या टर्म का नाम दे दिया, वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि बेसिकली हमारा जो यूरिटर था वो प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो रहा था। ये देखो ये बेटर डायग्राम है, उसने ये फर्स्टली आप ये वाली देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये देखो इसका कितना एरिया किसके अंदर है, हमारे ये दूसरा ब्लैडर के अंदर धंसा हुआ है। ये ब्लैडर की बॉल है ये वाली, और ये इसका क्या है कि ये सारा एरिया क्या है कि ब्लैडर के अंदर धंसा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एरिया इसका दूसरा ब्लैडर के अंदर धंसा हुआ होता है उसको हम क्या कह देते हैं, इंट्रावेजिकुलर यूटर, यानी कि इंट्रावेजिकल मतलब ब्लैडर के अंदर यूरेटर, ब्लैडर के अंदर जो यूरेटर का पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, इंटरवेजिकुलर यूरेटर। अब ये देखो ये लंबा है, लेकिन ये जो धंसा हुआ है ये क्या है कि इसकी लेंथ क्या है, कम है। तो इट मींस के वेजिकुलो यूरेटर जो रिफ्लक्स होती है उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कंजेनिटली शॉर्टनड इंटरवेजिकुलर यूरेटर। अगर यूरेटर क्या, इंटरवेजिकुलर यूरेटर यानी कि वो यूरेटर जो ब्लैडर के अंदर धंसी हुई है वो छोटी होगी, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा यूरिन रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिस इज योर एमसीक्यूज, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं आप लोग को इसको दूसरा रिवाइज कर देता हूँ, जल्दी बताएं। वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स में अगर कोई कंफ्यूजन है, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, बेसिकली हमारा क्या था कि इंटरवेजिकुलर जो यूरेटर था ना वो शॉर्ट था, इस वजह से हमारे पास वेजिको यूरेटरल रिफ्लक्स हो रहा था, ठीक है। देन आ गया हमारे पास बस यही था। अब हम इसी को थोड़ा सा ना बुक से रीड कर लेते हैं कि हमारी बुक ने क्या लिखा है। बुक ने वही सेम चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास। क्या होगा कि कोर्स ऑफ यूरेटर, यूरेटर अराइज कहाँ से करता है, रीनल पेल्विस से, ठीक है। मैंने आपको बताया था नीचे, नीचे किसके, गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरीज कौन सी होती हैं, जो हमारी टेस्टीज, मेल में टेस्टीज या फीमेल में ओवरीज, उनको सप्लाई कर रही होती हैं, तो उनका हम क्या कहते हैं, गोनेडल आर्टरीज। तो इनके क्या होगा, नीचे, अंडर, नीचे। अब इसने क्या होना है, ऊपर, ऊपर किसके, इलियक आर्टरीज के। और फिर क्या होना है इसने नीचे किसके, हमारे दूसरा यूट्राइन आर्टरी के, फीमेल में, क्योंकि फीमेल में यूट्रस होती है ना, मेल में तो यूट्रस होती नहीं, तो फीमेल में यूट्राइन आर्टरी के नीचे। और दूसरा जो हमारा मेल है उसमें क्या है कि वेस्ट डेफरेंट के नीचे होगा, नीचे ऊपर नीचे वाला हो गया। देन मैंने आपको बताया कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कंप्रेस करता है इंट्राम्यूरल यूरेटर को।
यानी कि इंट्राम्यूरल और इंट्रावेजिकुलर यूरेटर का सेम ही मतलब है। इस इधर उसने टर्म यूज किया है इंट्राम्यूरल यूरेटर, और यूवर्ड में उसने टर्म यूज किया इंटरवेजिकुलर यूरेटर, यानी कि वो यूरेटर जो किसमें था, ब्लैडर की वॉल के अंदर था। तो जब दूसरा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हमारा इंट्राम्यूरल यूरेटर क्या होता है, दूसरा कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन रिफ्लक्स नहीं होता। देन उसने बताया हुआ है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर के प्रोक्सिमल पार्ट को रीनल आर्टरीज, क्योंकि क्या है कि उधर किडनीज करीब थी। मिडल आर्टरी को मिडल पार्ट को कौन, गोनेडल आर्टरी, क्योंकि क्या है कि उधर गोनेडल आर्टरी करीब थी। डिस्टल पार्ट को क्या है कि हमारी दूसरा वेजिकुलर आर्टरीज, क्योंकि उधर क्या है कि हमारे पास ब्लैडर करीब था। और इंटरनल इलियक आर्टरीज, ये क्या है कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। और यू वर्ड में एमसीक्यूज जो था वो प्रोक्सिमल के बारे में था। देन उसने 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ यूरिटरल ऑब्स्ट्रक्शन बताया हुआ है कि वही मैंने आपको बताया, जहां से निकलेगा जिसके अंदर जाएगा वो कॉमन साइड। यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन, जहां जहां से निकल रहा था। यूरिट्रो वेजिकुलर जंक्शन, जहां ब्लैडर के अंदर इंसर्ट हो रहा था। और पेल्विक इनलेट, जहां पे वो दूसरा पेल्विक बोन के ऊपर से गुजर रहा था। तो ये 3 मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। देन हमारा लास्ट रह गया ये वाला, गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तो ये देखें, ये वाली डायग्राम जरा देखें। बेसिकली क्या होता है कि अगर जब दूसरा हिस्टेक्टमी होती है, मतलब दूसरा यूट्रस को रिमूव करना होता है, या ये वाले जो गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये देखो, ये क्या है, हमारा यूरेटर है, ये वाला यूरेटर है, और इसके पास क्या है, वास डेफरेंस है। इसी तरह ये देखो, ये हमारा क्या है, यूरेटर है पीछे, और ऊपर क्या है, यूट्राइन आर्टरी। तो जब हमने सर्जरी कर रहे होते हैं तो क्या जब हमने यूट्रस को रिमूव करना होता है तो ये जो हमारी यूट्राइन आर्टरी ना, इसको लाइगेट कर देते हैं। एक दफा क्या करते हैं, क्लैंप करके बंद कर देते हैं, ताकि आगे यूट्रस की तरफ ब्लड ना जाए और ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अगर क्या है कि कोई बंदा ऐसा हो, वो मतलब प्रॉपर दूसरा सर्जन ना हो, वो इन दोनों को क्लम्प कर दे, इन दोनों की लाइगेशन कर दे, तो देखो, जब इन दोनों की लाइगेशन होगी तो ऊपर से जो यूरिन आ रहा था, ये फॉर एग्जांपल हमारी किडनी थी, इधर से जो यूरिन आ रहा था वो आ सकेगा, नहीं आ सके ना, तो यूरिन क्या करेगा, ब्लैक फ्लो करेगा, और इधर किडनी में इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम होती है कि गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है कि लाइगेशन ऑफ यूट्राइन या ओवेरियन वेसल्स क्या कर सकती हैं, मे डैमेज यूरेटर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। और अगर क्या है कि ज्यादा डैमेज हो जाए तो यूरेटर इधर से क्या करेगा, यूरिन लीक करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किडनी के नाट